हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे जो है कुछ वैज्ञानिकों के बारे में कि इनका क्या कहना है। चलिए देखते हैं आगे। ये है एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इनका पहला पॉइंट है, यह सिद्धांत विकास एवं व्यक्तित्व दोनों से जुड़ा है। यह फ्रायड के सिद्धांतों से प्रभावित जरूर है, पर यह सामाजिक विकास को ज़्यादा महत्व देती है, ना कि लैंगिक विकास को। तीसरा है, फ्रायड की ही तरह उनका भी मानना था कि व्यक्तित्व एक विकासशील प्रक्रिया है। यह हमेशा एक जैसा ना होकर कुछ चरणों में विभाजित होता है, इसलिए उन्होंने 8 चरण बताए हैं। पहला है, अंतर यह है कि फ्रायड के मनोलैंगिक प्रभाव की जगह एरिक एरिक्सन ने सामाजिक प्रभाव को ज़्यादा वरीयता दी है। पांचवा है, प्रत्येक चरण में एक विरोधाभासी जोड़ा रखा गया है और पहले वाले शब्द को वरीयता दी गई है। प्रत्येक चरण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर एक गुण का विकास होता है, जो अगले चरण में प्रवेश करने की कुंजी बनता है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं, 3 पुस्तकें हैं। पहला पुस्तक का नाम है बचपन एवं समाज, दूसरा है पहचान जीवन चक्र और तीसरा है पहचान युवा और संघर्ष या संकट। एरिक एरिक्सन के द्वारा दिया गया 8 चरण जो है, ये है दिए हैं 8 चरण जो है। पहला, इसमें 8 चरण हैं, फिर इससे होने वाले विकसित होने वाला गुण है और किस उम्र में होता है, ये उम्र दिए हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम, विश्वास बनाम अविश्वास। इसका क्या है, आशा। अगर किसी को विश्वास होता है, किसी चीज पे अगर किसी को विश्वास होता है तो वहाँ आशा जन्म लेता है, आशा होती है। अगर अविश्वास जन्म लेता है तो वहाँ निराशा होती है। और यहाँ स्वतंत्रता बनाम शर्म, इन्होंने पहले शब्द को वरीयता दी है, इसी से हमारा आंसर निकलेगा। पहले शब्द को मतलब अगर किसी चीज पर अगर विश्वास करेगा बालक या कोई भी किसी चीज पर विश्वास करेगा, विश्वास होगा तो वहाँ आशा जन्म लेगी। अगर अविश्वास करेगा तो वहाँ निराशा जन्म लेगी। स्वतंत्रता बनाम शर्म, स्वतंत्रता, अगर वो खुद को स्वतंत्र समझेगा तो कुछ भी करने के लिए इच्छा शक्ति उसकी बढ़ेगी, और अगर खुद को शर्म महसूस करेगा तो वो कुछ भी करने के लिए इच्छा शक्ति उसकी घटेगी। और इसमें क्या है, पहल बनाम अपराध बोध। पहल बनाम अपराध बोध, अगर पहल कर रहा है किसी चीज को करने के लिए तो उद्देश्य परकता का वो उद्देश्य परकता वाला विकसित गुण होगा। अगर अपराध बोध, अपराध हो रहा है तो वहाँ पर उद्देश्य परकता का जो है गुण नहीं विकसित होगा। और ये है परिश्रम बनाम हीनता। अगर परिश्रम करेगा तो प्रतियोगिता का गुण उत्पन्न होगा, और अगर परिश्रम नहीं करेगा तो वहीं प्रतियोगिता में हीनता की भावना उत्पन्न होगी। जो कि कहने का मतलब है, अगर परिश्रम करेगा तो प्रतियोगिता में सफल होगा, अगर परिश्रम नहीं करेगा तो वहाँ हीनता उसको महसूस होगी। और पहचान बनाम लाभ, पहचान, अगर किसी से पहचान है तो वहाँ अगर इस गुण का हम पहले वाले गुण को महत्व दे रहे हैं एरिक्सन साहब, तो पहले वाले गुण, अगर पहला वाला गुण को महत्व दे रहे हैं तो यहाँ वफादारी जन्म लेगी, और अगर यहाँ पर वफादारी नहीं होगी तो यहाँ पर भ्रम जन्म लेगा। अगर किसी चीज़ के लिए कन्फ्यूजन होता है या भ्रम है तो अगर भ्रम होगा तो वहाँ वफादारी वाला गुण जन्म नहीं लेगा। लगाव बनाम विलगन, ये है प्यार वाला। लगाव, अगर किसी से जैसे रहने सहने में इंसान को धीरे धीरे लगाव हो जाता है तो वहाँ पर प्यार वाला गुण जन्म लेता है, और अगर बिछड़ने पर इंसान बिछड़ जाता है तो वहाँ विलगन वाला गुण जन्म लेता है। उत्पादकता बनाम स्थिरता, अगर उत्पादकता है तो वहाँ परवाह है, अगर उत्पादकता नहीं तो वहाँ स्थिरता है। यानी कि जब इंसान कुछ करेगा तो उत्पादकता होगी तो वहाँ परवाह करेगा,
और अगर कुछ नहीं करेगा तो वहाँ स्थिरता वाला गुण विकसित होगा। संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्ण जीवन में संपूर्णता बनाम निराशा यानी कि संपूर्ण रूप से अगर कुछ भी करेगा तो सफल होगा, वहाँ बुद्धिमत्ता उसके काम आएगी। और अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो वहाँ निराशा उसके हाथ लगेगी। यहाँ पर है आशा। आशा का जन्म किस उम्र में होता है? इंसान जब विश्वास बनाम अविश्वास होता है तो वहाँ आशा का गुण जन्म लेता है। और उम्र क्या है? 0 से 18 महीने। और यहाँ इच्छा शक्ति यानी कि स्वतंत्रता बनाम शर्म जो है चरण में स्वतंत्रता बनाम शर्म के आगे जो है विकसित होने वाला गुण है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति किस महीने में होता है? 18 महीने से 3 वर्ष तक। उसके बाद उद्देश्य परकता यानी कि पहल बनाम अपराध बोध। इसमें उद्देश्य परकता होगा, ये होगा उम्र 3 से 5 वर्ष। और इसमें जो है परिश्रम बनाम हीनता, ये प्रतियोगिता का गुण किस वर्ष में होगा? 5 से 13 वर्ष में। और ये है पहचान बनाम भर्म। वफादारी किस उम्र में होगी? जो है 13 से 21 वर्ष। वही होगा लगाव बनाम बिलगन, ये होगा प्यार 21 से 40 वर्ष तक। और उत्पादकता बनाम स्थिरता यानी कि प्रवाह वाला गुण किस उम्र में विकसित होता है? 40 से 49 वर्ष तक। वहीं संपूर्णता बनाम निराशा बुद्धिमत्ता 65 से आगे तक रहती है। तो ये है एरिक एरिक्सन द्वारा दिए गए 8 चरणों को। ये इम्पॉर्टेंट था इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों को जो है बता दिया जाए। तो दोस्तों मैं ममता भास्कर, आज जो है हम पढ़ेंगे फ्रायड के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगले वैज्ञानिक जो है हमारे वो हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। इनका पहला पॉइंट है फ्रायड ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। दूसरा है इनके संप्रदाय को मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय कहते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य अचेतन मन यानी कि ईड का अध्ययन करना। अचेतन मन पर अध्ययन किया था इन्होंने। तो तीसरा पॉइंट है हमारा फ्रायड ने यह कहकर दुनिया को चौंका दिया कि हमारे निर्णयों पर चेतन मन की अपेक्षा अचेतन मन का ज्यादा प्रभाव होता है। प्रमुख बिंदु इनके देखते हैं। पहला है मनोविश्लेषणात्मकवाद के जनक कौन है? फ्रायड है। और दूसरा है स्वप्न विश्लेषण विधि के जनक फ्रायड जी हैं। तीसरा है मनोविज्ञान के पितामह भी फ्रायड जी को कहा जाता है। और चौथा है हमारा फ्रायड ने मानव मस्तिष्क की तुलना बर्फ के एक विशाल टुकड़े से की है, जिसका बाहर तैरता 10% भाग चेतन है और 90% जल में डूबा हुआ भाग वो है जो अचेतन है। मन मतलब ईड कहते हैं इसको, ईड। देखिए यहाँ पर हमने इसको चित्र द्वारा जो है बना दिया है। ये जो है हमारा ये जल है। जल में जो है बड़ा सा जो बर्फ का टुकड़ा है, ये जो बाहर वाला भाग है 10%, इसको हम चेतन कहते हैं। और जो हमारा 90% वाला भाग जो जल में डूबा हुआ है, इसको अचेतन मन कहते हैं। और ये हमारा बर्फ का टुकड़ा है और ये हमारा अचेतन मन है, ये जल है। इसलिए फ्रायड ने इस बर्फ के टुकड़े के द्वारा जो है चेतन और अचेतन मन का अध्ययन किया था। और उन्होंने बताया ये चीज कि चेतन मन पर हमारा 10% जो है 10% भाग चेतन मन का होता है और 90% भाग, ज्यादातर भाग यानी कि अचेतन मन पर हमारे प्रभावी होता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे फ्रायड द्वारा मस्तिष्क का विभाजन। फ्रायड ने मस्तिष्क को 3 पार्टों में विभाजित किया है। पहला पार्ट देखते हैं उन्होंने किन किन नामों से जो है तीनों पार्ट को पुकारा है या कहा है। ईड या अचेतन मन या ईदप पहले को कहते हैं। पहला पार्ट जो है ईड या अचेतन मन या ईदप कहते हैं। और दूसरे को चेतन अहम या ईगो कहते हैं। और तीसरा है हमारा दूसरा था ये। और तीसरा हमारा है प्राइम या सुपर ईगो या अचेतन मन।
इसमें पहले पार्ट में क्या होता है हमारा, मार काट, काम वासना, अतिरिक्त अपेक्षाएं पाई जाती हैं। पहले में ईड अचेतन मन या इदप जिसको कहते हैं, इसमें मार काट, काम वासना या अतिरिक्त इच्छाएं या अपेक्षाएं पाई जाती हैं। इसमें इसको फ्रायड ने किस नाम से पुकारा है, इस चीज को फ्रायड ने पहले पार्ट को बेलगाम घोड़ा कहा है, जिस पे 90% दिमाग का जो भाग है हावी होता है। इस चीज को, इस प्रवृत्ति को राक्षसी रूप उन्होंने कहा है। ईड या अचेतन या इदप को, इस मन को जो है राक्षसी रूप कहा है, ये कहना है फ्रायड जी का। और दूसरा है हमारा चेतन अहम या ईगो। इन्होंने इस पार्ट को, दूसरे वाले पार्ट को वास्तविकतावादी तत्व कहा है, यानी कि वास्तविकता में जो जीते हैं उसको वास्तविकतावादी तत्व कहते हैं। इन्होंने इस चीज को घुड़सवार यानी कि 10% भाग जो चेतन मन पर हावी होता है उसी को घुड़सवार कहे हैं, कौन, फ्रायड जी ने कहा है। और तीसरा है हमारा प्राइम या सुपर ईगो या अचेतन मन। इसमें क्या होता है, पापा माता पिता या धर्म, पुलिस, न्यायालय, कानून, नैतिकता, लगाम, यानी कि इस वाले पार्ट पे, तीसरे वाले पार्ट में हमारा ये जो मन है ये लगाम या नियंत्रण पर दिमाग पर काम करता है। लगाम वाला या नियंत्रण वाला काम करता है हमारे दिमाग पर, जो तीसरा वाला पार्ट है। और इसके बाद फ्रायड द्वारा अभिप्रेरणा का सिद्धांत, प्रेरणा इसमें जो है 2 पार्ट के हैं इन्होंने, एक है इरोस, दूसरा है थैनाटोस। इरोस का मतलब क्या होता है, जीवन इच्छा। इरोस यानी कि जब जीवन इच्छा होगी तभी इंसान सफल होगा या सफलता को प्राप्त करेगा। थैनाटोस का मतलब है मृत्यु मूल इच्छा, यानी कि असफलता होने पर जब जीवन इच्छा, जब इंसान सफल होता जाता है तो उसकी जीवन इच्छा जो है और जीवित होने की इच्छाएं जो है बढ़ती रहती हैं। और ये जब इंसान असफल पे असफलता उसको मिलती जाती है तो कहीं न कहीं मन में मृत्यु मूल इच्छा जो है जागृत होती है, जिसको हम थैनाटोस के नाम से जानते हैं। ये था फ्रायड द्वारा मस्तिष्क का विभाजन। है जो है ग्रंथि का जिक्र किए हैं इन्होंने, इलेक्ट्रा ग्रंथियों, ओडिपस ग्रंथि। इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या है, ये है ग्रंथि उम्र, मतलब इस उम्र की शैशव अवस्था में जो बच्चे होते हैं 3 से 6 वर्ष के बालक में ये ओडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथि जो है पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे शिशु को ये भ्रम होता है कि पिताजी मुझसे प्रेम करते हैं और माताजी मुझसे नफरत करती हैं। और वहीं दूसरे ओडिपस ग्रंथि में ये होता है इलेक्ट्रा ग्रंथि में बच्चे शिशु को, और वहीं दूसरा है ओडिपस ग्रंथि में जो है शैशवावस्था में ओडिपस ग्रंथि में बच्चा शिशु को लगता है कि माताजी मुझसे ज़्यादा प्रेम करती हैं और पिताजी मुझसे नफरत करते हैं। यानी कि इलेक्ट्रा ग्रंथि में बच्ची शिशु को लगता है पितृ प्रेम और मातृ ईर्षा, और ओडिपस ग्रंथि में लगता है बच्चा शिशु को मातृ प्रेम और पितृ ईर्षा लगता है। ये है ग्रंथियों के बारे में था थोड़ा, तो हमने सोचा कि आप लोगों को जो है बता दें। ये है फ्रायड द्वारा मस्तिष्क का विभाग। देखते हैं अगली हेडिंग हमारा जो है फ्रायड के द्वारा जो है देखते हैं व्यक्तित्व की अवस्था, मनोलैंगिक सिद्धांत। इसमें क्या है, अवस्था का नाम है, काम वासना केंद्र है एवं उम्र है। तो पहला है मुखीय अवस्था। मुखीय अवस्था जो है काम वासना का केंद्र जो है मुख होता है, और उम्र क्या होती है, जन्म से 1 वर्ष। और दूसरा है गुदीय अवस्था, इसमें काम वासना केंद्र गुदा होता है और उम्र 1 से 3 वर्ष। और तीसरा है लिंगीय अवस्था। लिंगीय अवस्था में काम वासना का केंद्र जो है लिंगात्मक स्तर होता है और उम्र 3 से 6 वर्ष होता है। और चौथा है सुप्तावस्था। सुप्तावस्था यानी कि काम वासना के केंद्र शांत हो जाना, यानी कि 6 से 12 वर्ष। और यही 5वां है जननेन्द्रिय अवस्था। ये होता है काम वासना का केंद्र विषम लिंगी प्रेम, 12 से 18 या 12 वर्ष से आगे होता है। यही देखते हैं
फ्रायड की कुछ पुस्तकों के नाम देखते हैं। फ्रायड जी के कुछ पुस्तकों के नाम है स्वप्नों की व्याख्या, पहला पुस्तक का नाम है। वहीं दूसरा पुस्तक का नाम है मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत। और नोट में क्या लिखे हैं हम देखिए, मनोविश्लेषणवाद एकमात्र ऐसा मनोवैज्ञानिक संप्रदाय है जिसका जन्म किसी विश्वविद्यालय में नहीं हुआ। और यही अगला देखते हैं फ्रायड के कुछ शब्द। पहला है प्रतिक्रिया निर्माण, दूसरा है विस्थापन या आत्म सुरक्षा, तीसरा है मार्गांतरीकरण, चौथा है शोधन, पांचवा है यौक्तिकरण और छठा है हमारा दमन, सातवां है पहचान निर्माण, आठवां है क्षतिपूर्ति और नौवां है पर्यवेक्षण, 10वां है नार्सिसिज्म मतलब स्व प्रेम और 11वां है लिबिडो मतलब काम वासना और 12वां है समन मतलब शांत करना या शांत कर लेना। तो ये थे फ्रायड जी के कुछ मनोलैंगिक सिद्धांत जो कि फ्रायड जी के द्वारा सब टॉपिक यहीं पर समाप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम अगले मनोवैज्ञानिक को आगे। धन्यवाद आप लोगों का। देखेंगे जो अगले मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं फ्रांसीसी गाल्टन के बारे में। चलिए देखते हैं फ्रांसीसी गाल्टन जी का क्या कहना है। ये हैं वैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन जो लिखे हैं ये सब, ये उनका जो है आविष्कार किया गया सब है। पॉइंट पहला है सुजनन शास्त्र के जनक जो हैं वो हैं वैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन। और दूसरे हैं बुद्धि, इन्होंने दूसरा क्या आविष्कार किया, बुद्धि का पहला अध्ययन। इन्होंने बुद्धि का पहला अध्ययन भी फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया था। और तीसरा है बुद्धि परीक्षण की पहली बैटरी का निर्माण भी फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया था। और चौथा है व्यक्तित्व विभिन्नता के अध्ययन के जनक फ्रांसीसी गाल्टन को ही माना जाता है। पांचवा है हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक जो हैं फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक गाल्टन जी हैं। और छठवां है निर्धारण मापनी के जनक वैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन जी हैं। और सातवां है जुड़वा बच्चों पर पहला अध्ययन इन्होंने ही किया था। और आठवां पर्सनालिटी शब्द का पहला अध्ययन फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया था। और नौवां है जैव सांख्यिकी का नियम वंशानुक्रम का नियम भी वैज्ञानिक फ्रांसीसी गाल्टन ने ही किया था। और 10वां है असफल लोगों पर भी अध्ययन जो है फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा ही किया गया था। अगले वैज्ञानिक जो है हमारे यहाँ पर हैं रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन। इनकी परिभाषा जो है देखते हैं, मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। इनका मानना है कि मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को जो हम अंक प्रदान करते हैं वो अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। पहला मापन के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला है हमारा नामित मापन और दूसरा है क्रमित मापन और तीसरा है अंतराल मापन, चौथा है अनुपातिक मापन या परम शून्य मापन। तो इन्होंने मापन के 4 स्तर बताए हैं जो कि ये 4 स्तर हैं कि रॉबर्ट लुईस स्टीवेंसन ने बताया है मापन के बारे में। चलिए देखते हैं अगले वैज्ञानिक के बारे में। अपने लीबोर्फ नाम है वैज्ञानिक का, इनके बारे में देखते हैं। लीबोर्फ अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। दूसरा है भाषा सापेक्षता का सिद्धांत लीबोर्फ साहब ने ही दिया था। और इनकी अगली हेडिंग है भाषा सापेक्षता का सिद्धांत। ये क्या कहते हैं, भाषा वस्तु सापेक्ष होती है, अर्थात जिस भाषा में वस्तु पाई जाती है वहाँ उनके अनेकों नाम होते हैं, जबकि जिस भाषा में वस्तु नहीं होती है वहाँ पर या तो सीमित नाम होते हैं या तो कोई नाम नहीं होते हैं। जैसे हम भारत के आमों को अनेकों नाम से जानते हैं, वहीं अंग्रेज लोग भारत के आमों को जो है इंडियन मैंगो के नाम से जानते हैं। और दूसरे वैज्ञानिक हैं हमारे जो हैं विलियम बुंट हैं, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, विलियम बुंट हैं।
इनका पहला पॉइंट है विलियम वुंड जर्मनी के निवासी थे। दूसरा है विलियम वुंड संरचनावाद के जनक, विलियम वुंड को ही माना जाता है या विलियम वुंड जनक हैं इनके। और तीसरा है इन्होंने कहा हमारे प्रत्येक अनुभव का आधार हमारी चेतना है। और चौथा है जो कि चेतना की एक संरचना है, चेतना की संरचना है, इनका कहना है जो कि चेतना की एक संरचना है। इस संरचना को हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, जगह था। तो संरचना को इन्होंने 3 पार्ट में विभाजित किया है। पहला है संवेदना या प्रत्यक्षीकरण, और दूसरा है भाव, और तीसरा है प्रतिमा। वहीं पांचवा है हमारा 1879 में जर्मनी के लिप्जिग शहर में मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला खोली किसने? विलियम वुंड ने। और छठवां है हमारा प्रयोगात्मक विधि के जनक और अंतर्दर्शन विधि के जनक दोनों के विलियम वुंड साहब हैं। जो है 3 पार्ट बताए हैं। जैसे हमें कोई भी फूल ले लो, जैसे गुलाब का फूल है, उसको जो हम लेते हैं, जो महक होती है उसके हिसाब से हम अपना भाव प्रदर्शित करते हैं। और जब भाव प्रदर्शित होता है उसमें तो प्रतिमा का जो है भाव प्रदर्शित। तो अगले वैज्ञानिक हैं जो हमारे, उनके बारे में देखते हैं। ये हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स का क्या कहना है? ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने मनोविज्ञान, इनको मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है विलियम जेम्स को। और तीसरा है प्रकारवाद के जनक भी विलियम जेम्स को ही कहा जाता है। और चौथा है चेतना के धारा प्रवाह की संरचना विलियम जेम्स ने ही बताया था। और पांचवा है द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकोलॉजी 1890 के लेखक विलियम जेम्स को ही माना जाता है। और छठवां है 1890 में कैम्ब्रिज में दूसरी प्रयोगशाला खोली विलियम जेम्स ने। और सातवां है संवेग का जेम्स लैंग सिद्धांत भी विलियम जेम्स ने ही दिया था। आठवां है चेतना नहीं बल्कि चेतना के कार्यों पर अध्ययन करें, ये विलियम जेम्स का कहना था। और नवा है आत्म संप्रत्यय सेल्फ कॉन्सेप्ट की अवधारणा भी विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया था। और अगले वैज्ञानिक जो हैं हमारे रिचर्डसन सीयर्स, इनका क्या कहना है? पहला पॉइंट है इसमें विकास के अधिगम का सिद्धांत जो है रिचर्डसन सीयर्स ने ही दिया था। और दूसरा पॉइंट है हमारा सीयर्स मानते थे कि विकास और अधिगम में धनात्मक संबंध है, अर्थात अगर अधिगम जहाँ पर अधिक होगा तो वहाँ पर विकास भी अधिक होगा, ये मानना था रिचर्डसन सीयर्स का। देखते हैं आज अब अगले वैज्ञानिक के बारे में है। अगले जो है रॉबर्ट होविंग हॉस्ट के बारे में। इनका पॉइंट है, इनका क्या कहना, विकासात्मक कार्य का संप्रत्यय जो है इन्होंने दिया था, रॉबर्ट होविंग हॉस्ट ने। और अगला पॉइंट हमारा विकासात्मक कार्य की अवधारणा देते हुए रॉबर्ट होविंग हॉस्ट ने कहा, इनका कहना था कि उम्र के अनुसार उचित विकास करना ही विकासात्मक कार्य है। और अगले हैं हमारे अगले वैज्ञानिक हैं कार्ल यूंग। कार्ल यूंग में पहला पॉइंट है, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कार्ल यूंग स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और दूसरा पॉइंट है विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक जो है कार्ल यूंग को माना जाता है। और तीसरा है समूह अचेतन का सिद्धांत भी कार्ल यूंग ने दिया था। और चौथा है व्यक्तित्व का अभिमुखी सिद्धांत भी कार्ल यूंग के द्वारा दिया गया था। और इनके द्वारा देखते कार्ल यूंग के द्वारा अभिमुखी सिद्धांत के प्रकार देखते हैं। इन्होंने कार्ल यूंग के द्वारा अभिमुखी सिद्धांत को 3 प्रकार में बांटा गया है। ये पहला अंतर्मुखी, दूसरा है उभयमुखी और तीसरा है बहिर्मुखी। अंतर्मुखी के अंतर्गत जो बालक होते हैं वो काफ़ी शांत स्वभाव के होते हैं और एकांतवासी यानी कि एकांत में रहना काफ़ी पसंद करते हैं और काफ़ी शर्मीले स्वभाव के होते हैं। इनको कहते हैं अंतर्मुखी।
और जो है वहीं पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं हम बहिर्मुखी। उभयमुखी बाद में देखेंगे। बहिर्मुखी का क्या मतलब है कि ये लोग मिलनसार यानी कि सामाजिक तौर तरीकों में भीड़ भाड़ में रहना काफ़ी पसंद करते हैं, लोगों के साथ मिलना जुलना काफ़ी पसंद करते हैं, ये होते हैं बहिर्मुखी। बाहर के लोगों से मिलना जुलना और सबके साथ रहना काफ़ी पसंद करते हैं। वहीं आता है हमारा उभयमुखी। उभयमुखी का मतलब क्या है कि अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों बालक मिलाकर जो तीसरा हमारा होता है वो होते हैं उभयमुखी। ये दोनों गुण जिन बालकों में पाए जाते हैं वो बालक उभयमुखी के अंतर्गत आते हैं। वो काफ़ी शर्मीले भी होते हैं, एकांत स्वभाव के भी होते हैं और सामाजिक तौर तरीकों में सबके साथ रहना भी पसंद करते हैं, सबके साथ उठना बैठना, सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना काफ़ी पसंद करते हैं। यानी कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को ढाल सकते हैं या किसी भी वातावरण में अपने आप को सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, अपने वातावरण के साथ अपने आप को ढाल कर रह सकते हैं। तो ये आते हैं हमारे उभयमुखी के अंतर्गत। तो ये तीन पार्ट थे इनका। ये है कालयुग के द्वारा बांटे गए अभयमुखी सिद्धांत के प्रकार। अभी इन्हीं के द्वारा, कालयुग के द्वारा इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो है देखते हैं। फिर इनकी पुस्तकें देखते हैं हम। पहली पुस्तक का नाम है इनके साइकोलॉजी ऑफ अनकॉन्शियसनेस, और दूसरा है साइकोलॉजिकल टाइप्स, और तीसरा है साइकोलॉजी रिलीजन यानी कि धर्म और मनोविज्ञान। तो इनके कालयुग के द्वारा लिखी गई ये पुस्तकें थी। ये 3 पुस्तकें जो कि हो गई के बारे में, जिनका नाम है जे.बी. वाटसन। जे.बी. वाटसन के बारे में हमने कुछ लाइनें लिखी हैं। पहला पॉइंट देते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे और व्यवहारवाद के जनक जे.बी. वाटसन को ही कहा जाता है। और तीसरा है हमारा बाहरी व्यवहार का अध्ययन पर जोर। बाहरी व्यवहार के अध्ययन पर जोर जे.बी. वाटसन ने ही दिया था। और चौथा है उद्दीपक हमेशा बाहरी वातावरण में होता है, ये कहना है जे.बी. वाटसन जी का। और 1913 में अमेरिका की हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में व्यवहारवाद की स्थापना की थी। किसने? जे.बी. वाटसन जी ने। और छठा है अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे का अध्ययन जे.बी. वाटसन जी ने किया था, या फिर अल्बर्ट नामक छोटे बच्चे पर अध्ययन जो किया था वो जे.बी. वाटसन जी ने किया था। और सातवां है शिशु में क्रोध, भय एवं स्नेह 3 संवेग पाए जाते हैं, इसकी खोज की थी जे.बी. वाटसन जी ने। 8वां है हमारा बिहेवियरिज्म नामक पुस्तक के लेखक जे.बी. वाटसन जी हैं। और 9वां है बच्चा को रिस्लेट के जैसा है जिसे हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, ये कहना है जे.बी. वाटसन जी का। 10वां है वाह दर्शन विधि के जनक भी जे.बी. वाटसन जी को माना जाता है। 11वां है हमारा तुम मुझे एक शिष्य दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर आदि बना सकता हूँ, ये कथन जे.बी. वाटसन जी का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी फेमस कथन है। और 12वां है बारंबारता का नियम भी जे.बी. वाटसन जी ने दिया था। 13वां है हमारा आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और इसका श्रेय पूरी तरह से वाटसन जी को जाता है। ये वाटसन जी का मानना था कि आधुनिक मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और ये पूरी तरह से वाटसन जी को इसका श्रेय जाता है। तो ये कुछ लाइनें थी जो कि जे.बी. वाटसन जी के बारे में थी, इसको हमने कंप्लीट करवा दिए। अब इसके बाद जितने भी वैज्ञानिक थे उनके बारे में जितनी जानकारी थी हमने इस वीडियो में दे दी। आज वो कंप्लीट हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।